नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें कौन सी हैं बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, हमारी कृषि विविधता दुनिया में खाद्य सुरक्षा के लिए है आशा का केंद्र। भारत आज वैश्विक खाद्य और पोषण समस्याओं का कर रहा है समाधान। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में हुए कथित घोटाले के खिलाफ आज से भाजपा जेडीएस की मैत्री पदयात्रा। 10 अगस्त तक बेंगलुरु से मैसूर तक चलेगी पदयात्रा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते मनाली और मंडी में भूस्खलन। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और तलाश अभियान जोरों पर। केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड में राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। 91 राहत शिविरों में करीब 10,000 लोगों ने ले रखी है शरण। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक प्रतिनिधियों से पर्याप्त वोट हासिल किए। उम्मीदवारी हुई सुनिश्चित। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीत चुकी मनु भाकर की नजर पदक की हैट्रिक पर। आज 25 मीटर एयर पिस्टल का फाइनल खेलने के लिए उतरेंगी मनु। वहीं तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और भजन कौर खेलेंगी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज का पहला मुकाबला हुआ टाई। रविवार को खेला जाएगा दूसरा वनडे। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे ग्रंथों में कृषि के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। साथ ही हम आज भी मौसम को ध्यान में रखकर खेती की योजना बनाते हैं। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में 75 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। डिजिटल कृषि और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के प्रदर्शन के साथ साथ भारत की कृषि में हुई प्रगति को सम्मेलन में विशेष रूप से रेखांकित किया जा रहा है। इसमें जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बढ़ती उत्पादन लागत जैसी वैश्विक चुनौतियों पर मंथन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ द्वारा आयोजित यह त्रिवार्षिक सम्मेलन 7 अगस्त तक चलेगा। भारत 6 दशक से भी अधिक के अंतराल के बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। आज एक किसान सॉइल हेल्थ कार्ड्स की मदद से ये जान सकता है कि उसे क्या उगाना है। वो सोलर पावर की मदद से पंप चलाता है और वेस्टलैंड में सोलर फार्मिंग से भी कमाता है। वो ई-नैम यानी भारत के डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा अपनी पैदावार को बेच सकता है। वो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। किसानों से लेकर एग्री टेक स्टार्टअप्स तक, नेचुरल फार्मिंग से लेकर के फार्म स्टे और फार्म टू टेबल की व्यवस्था तक भारत में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स लगातार फॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो किस तरीके से देश में कृषि क्षेत्र जो है वो प्रगति कर रहा है, इसके बारे में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बातें भी कहीं। इसके साथ ही अगर राज्यसभा की हम बात करें तो कल वहाँ कृषि और कल्याण मंत्रालय से संबंधित मामलों पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है। कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। ये आज से नहीं, प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है।
इसके साथ ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए सरकार रोड मैप बनाकर काम कर रही है। सरकार ने कृषि क्षेत्र के बजट में भी लगातार वृद्धि की है। कृषि के लिए बजटीय आवंटन 2013 और 14 में था केवल 27,663 करोड़ रुपया। 2024-25 में ये बढ़कर हो गया 1,32,470 करोड़ रुपया और ये केवल कृषि विभाग का है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जोड़ दिए जाए, इसमें फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी अगर जोड़ दी जाए तो फर्टिलाइजर, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, फिशरीज, इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये बजट बढ़ के हो जाता है 1,75,446.55 करोड़ और जोड़ेगा मानिए। तो कृषि के विकास के लिए न सिर्फ जो बजट है साल दर साल उसमें इजाफा किया जा रहा है, बल्कि तमाम अलग जो मंत्रालय हैं वो भी कृषि संबंधी योजनाओं को अमल में ला रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पिछले 2 दिनों के दौरान अत्यधिक बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण लापता हुए लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। प्रदेश के मंडी, कुल्लू और शिमला जिले में बादल फटने की घटनाओं में 50 से अधिक लोग लापता हैं। इनकी तलाश के लिए बचाव अभियान जोरों पर चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, वायुसेना और जिला प्रशासन की टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। रामपुर के करीब समेज में 1 अगस्त को बादल फटने से हुए नुकसान के बाद पुनर्निर्माण कार्य जारी है। इस घटना में 6 लोग मारे गए थे और 53 लोग अभी भी लापता हैं। और खासतौर से जो प्रभावित क्षेत्र है, समेज क्षेत्र जो है, यहाँ से आइए देखते हैं डीडी न्यूज़ संवाददाता हेमलता शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। रामपुर के साथ लगते समेज में हुई आपदा का ये मंजर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर 31 जुलाई को रात में ऐसा सैलाब आया कि गांव में ना घर बचा, ना छत बची और ना ही अपने। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये समेज गांव का स्कूल है जो पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। जो बच्चे इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते थे, आज ये स्कूल खंडर की तरह नज़र आ रहा है। पूरे स्कूल में मलबा भरा पड़ा है और जो नदी है एक बार फिर अपने उफान पर है। हालांकि पिछले कल की अगर हम बात करें तो पानी बहुत कम था, लेकिन रात भर बारिश होने के कारण जो पानी है वो बढ़ गया है और एक बार फिर जो रेस्क्यू टीम है उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना ज़रूर यहाँ पर करना पड़ रहा है। आज सुबह 6 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है और कुछ जगहों पर जो रेस्क्यू टीम है वो नहीं पहुँच पा रही है और इस वजह से रेस्क्यू को कंप्लीट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मेरे पीछे और भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 31 जुलाई की रात को जो सैलाब आया था उस वजह से ये गांव कितना तबाह हो गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि ये ज़रूर ये चट्टान आपको दिखाएं। इस चट्टान से पीछे का जो एरिया आप देख पा रहे हैं, इस एरिया में वो तमाम घर थे जो इस बाढ़ में बह गए हैं और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर जवान इस वक्त मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन अभी ये देखना ज़रूर होगा कि मौसम कितना साथ देता है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज भी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर इस बीच बारिश हो जाती है तो रेस्क्यू अभियान को बिल्कुल रोकना पड़ेगा। पानी का जैसे मैंने आपको बताया जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर एक पुल का निर्माण भी किया जा रहा है ताकि जो खड्ड है उस पार जाया जा सके और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। फिलहाल ये तस्वीरें बयां कर रही है कि 31 तारीख की रात को जो सैलाब आया है उससे कितना ज़्यादा जान और माल का यहाँ पर नुकसान हुआ है। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ हेमलता शर्मा, डीडी न्यूज़, शिमला। तो लगातार राहत और बचाव कार्य जो है वो चल रहा है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द जो स्थिति है उसको नियंत्रण में रखा जा सके। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH
राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं केरल की, जहां वायनाड में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मंगलवार तड़के आई इस प्राकृतिक आपदा के 4 दिन बाद भी बचाव दल ने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं और जीवित लोगों का पता लगाने के लिए ड्रोन चित्र और सेलफोन से GPS का उपयोग भी किया जा रहा है। जिले में 91 राहत शिविरों में करीब 10,000 लोगों ने शरण ली हुई है। बचाव अभियान को गति देने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है और राहत कर्मियों को लगाया गया है। इसके अलावा विशेष सेंसर और रडार की मदद ली जा रही है। वायनाड के इस हृदयविदारक घटना में कई परिवार तो ऐसे हैं जिनका कोई भी सदस्य नहीं बचा, सिर्फ तस्वीरें बाकी हैं। ग्राउंड जीरो से आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह की एक खास रिपोर्ट। इस समय हम मुंडकई विलेज में हैं और आपको बता दें कि यही वो विलेज है जहां लैंडस्लाइड का सबसे भीषण प्रहार देखने को मिला था। आप मेरे पीछे देखें तो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। डॉग स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है, JCB चल रही है। यहाँ पर एक डॉग ने कुछ संकेत दिए थे और उसने भौंककर बताया था कि कुछ अंदर इस मिट्टी के नीचे या इस मलबे के नीचे कुछ ह्यूमन हो सकता है। जो रेस्क्यू की टीम है वो फैली हुई है और खोजने की कोशिश कर रही हैं कि अगर कोई आदमी मिसिंग है तो वो मिल जाए, या 1% भी संभावना अगर किसी के जीवित बचने की हो तो उसको जीवित बचा लिया जाए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है हालात और ज़्यादा कठिन होते जा रहे हैं। कभी ये तस्वीरें मकान की दीवारों पर टंगी होती थी, लेकिन आज इन तस्वीरों को देखने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ उसमें पूरे के पूरे घर उजड़ गए, पूरे के पूरे परिवार तबाह हो गए। ये मुंडकई विलेज का वो इलाका है जो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था। बड़े बड़े मकान थे, दुकानें थीं और रिहायशी इलाका था, टूरिस्ट प्लेस था। यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पर रहते थे और खूबसूरत नज़ारों के कह सकते हैं कि दीदार करते थे। लेकिन इस समय आपको चारों तरफ सिर्फ भयावह नज़ारे दिखाई दे रहे होंगे और जो लोग अपनों को खोज रहे हैं वो दर दर की कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह तक ठोकरें खा रहे हैं कि आखिरकार उनको उनके परिजन मिल जाएं, या उनके परिजन मिसिंग है तो उनकी बॉडी मिल जाए। ऐसी कहानियाँ आपको मुंडकई गांव और उसके आसपास के इलाकों में बिखरी हुई दिखाई देंगी। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, ग्राउंड जीरो, मुंडकई गांव, वायनाड। तो यहाँ भी अभी तक हमने देखा जिस तरीके से जो तलाश अभियान है वो लगातार अभी भी जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। दरअसल मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में हुए कथित घोटाले के खिलाफ आज से भाजपा JDS मैत्री पदयात्रा कर रहा है। पदयात्रा 10 अगस्त तक निकाली जाएगी। ये यात्रा बेंगलुरु से मैसूर तक निकाली जानी है। VY विजेंद्र और केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी की अगुवाई में होने वाली इस पदयात्रा का उद्देश्य कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जनता को जागरूक करना है। पदयात्रा में मैसूर में कथित भूमि आवंटन घोटाले की CBI जांच कराने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पदयात्रा में प्रतिदिन 5 से 6 हज़ार लोग शामिल होंगे। और आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से गोरखपुर ATS को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हाँ, गोरखपुर की ATS ने कार्रवाई करते हुए कुशीनगर से 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। यूपी ATS टीम ने सबसे दरिया सुजान थाने के भावपुर में CSP चला रहे संजीव सिंह को हिरासत में लिया है। इसके बाद टीम ने विष्णुपुरा CHC में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर तैनात सतीश सोनी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यूपी ATS की गिरफ्त में आए संजीव और सतीश ने बड़ी संख्या में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए थे। दोनों के तार रायबरेली में बनाए गए लगभग 35,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह से भी जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार जालसाजों के पास से लैपटॉप, CCTV और
डीवीआर जब्त किया गया है। कुछ दिन पहले ही कई कर्मचारियों को फर्जी आयुष्मान कार्ड घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, जहाँ पर खासतौर से अगर बात की जाए अगर अयोध्या वाले मामले की, जिसमें नाबालिग से गैंगरेप का ये पूरा मामला, जिसमें जो ताज़ा जानकारी निकल कर आई है वो यही कि नाबालिग के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सपा नेता मोहम्मद राशिद के खिलाफ मुकदमा इसमें दर्ज हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर कि इस पूरे मामले में ना सिर्फ जहां पर जो परिजन हैं उनको धमकाने की बात कही जा रही है, जान से मारने की जो धमकी है वो इनको यहां पे दी गई है, और इसके साथ साथ जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो सपा नेता हैं उनकी मौजूदगी इस पूरे मामले में भी है। फिलहाल लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विकास, जानना चाहेंगे क्या ताज़ा जानकारी इस मामले में? जो परिजन है उनको डराया धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी उन्हें दी गई है। जी बिल्कुल, ऐसी ही घटना हुई है और इसी घटना पर एफआईआर दर्ज की गई है। घटना में बताया ये गया है कि कल रात को जिला अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार से सुलह करने की धमकी दी गई थी और पूरा कलेंदर के पिपरी भरतपुर निवासी हैं जो इनको जो धमकी दी गई थी पीड़ित के परिवार को, इस पर जो मामला दर्ज हुआ है, ये सपा के नेता है, नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन है मोहम्मद राशिद, वो सपा नेता जयसिंह राणा व एक अन्य के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और हम देख रहे थे जिस मामले में, इस पूरे प्रकरण में ये जो शर्मसार करने वाला मामला था, नाबालिग लड़की के साथ जिस तरीके सपा नेता मोहिद खान जो रेप करता है, गैंग रेप करता है, इस मामले में सीएम योगी से पीड़ित परिवार मिला भी था। उसके बाद एक्शन में लगातार सरकार थी, पुलिस थी, प्रशासन था। इस मामले में थाना अध्यक्ष और पुलिस चौकी को भी निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में कल एसडीएम वहां जाकर ये जो नेता मोहित खान है, ये आरोपी है, इसकी संपत्तियों की पैमाइश भी की जा रही है और माना ये जा रहा है कि अभी और कार्रवाई होगी, सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन ये मामला बड़ा गंभीर है कि उसको जाकर पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जबरदस्ती दबाव डाल रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से इस मामले पर पूरी समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर एकजुट हो गए हैं और किस तरीके से पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, क्या माना जाए, कानून का कोई खौफ नहीं रहा है, सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन क्या माना जाए, क्या राजनीति की आड़ लेकर ये जो लोग हैं उस कानून से ऊपर अपने आप को मानने लगे हैं? ये जो नेता था इसका बड़ा रसूख था। जैसे शुरुआत में भी हमने आपको बताया था कि जो पुलिस चौकी चल रही थी ये इसी के घर पर पहले चलती थी। इसीलिए पीड़ित परिवार जब मामले को लेकर दर्ज कराने गया तब उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। स्थानीय नेताओं और लोगों के द्वारा जब इसका विरोध किया गया तब वहां पर मामला दर्ज होता है। उसके बाद पुलिस चौकी को वहां से हटा लिया जाता है, फिर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और इसे गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद लगातार अब कार्रवाई चले। निश्चित रूप से जो इसके समर्थक हैं, जिसके करीबी हैं, वो लोग इसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में समझौता करने के लिए जब गए और उन्होंने दबाव डाला, पीड़ित परिवार ने इस बात की जानकारी दी पुलिस को और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई और भी होना तय है। जी बिल्कुल, और खासतौर से विकास अगर देखा जाए सपा की तरफ से भी कोई किस तरह का जो बयान है इस मामले पर सामने नहीं आया था पहले भी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आमतौर पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर भी कई बार घेरने का प्रयास करती है। जब उनके ही नेता, जिस नेता की तस्वीर उनके जो इस समय स्थानीय सांसद है उनके साथ वायरल होती है, ऐसे व्यक्ति में जब सांसद कहते हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, ये मामला चौंकाने वाला और आश्चर्यचकित भी करता है और ये भी दर्शाता है कि वो कितने गंभीर हैं कानून व्यवस्था को लेकर। जब एक नाबालिग लड़की, एक पिछड़े तबके की लड़की के साथ ऐसा होता है, उसको 2 महीने तक उसका गैंगरेप किया जाता है और उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत बयान जारी नहीं होता है, तो ये बिल्कुल ये साफ हो जाता है कि समाजवादी पार्टी किस कदर अपने लोगों को बचाने की फिराक में है। जी विकास, और जो परिजन हैं वो फिलहाल किस तरह की मांग कर रहे हैं?
जी, परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कल मुलाकात की थी और उनका ये साफ कहना है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस मामले में जो मैक्सिमम सजा हो वो उनको दिलाई जाए। सरकार से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके यही बातें कल बताई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको आश्वासन दिया था कि इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कल ही वहां पर जो उस समय मौजूद थे थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज, इनको निलंबित भी कर दिया गया था। और अब ये माना जा रहा है, क्योंकि एसडीएम वहां पर गए थे, काफी चीजों की जांच की जा रही है और ये जो आरोपी है मोहित खान, इसकी बेकरी वहां पर जो बना रखा है उस पर जो है कह रहे हैं उपायुक्त टीम का छापा भी पड़ा है। चलिए, बिल्कुल, ये जाहिर तौर पर देखना होगा किस तरह की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से अयोध्या नाबालिग गैंगरेप मामला, जिसमें अब जो परिजन हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। जी हाँ, रायबरेली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल पूरा मामला जो है फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर है। किस तरीके से इस मामले में लगातार जो गिरफ्तारियां हैं वो की जा रही हैं और भी जो गिरफ्तारी हैं वो फिलहाल इस पूरे मामले में की गई है। लगातार कोशिश की जा रही थी, जो पूरा गिरोह है जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जो बनाता है, रायबरेली में हमने देखा था किस तरीके से कार्रवाई हुई और उसी में अब जो नई ताज़ा जानकारी निकल कर आ रही है वो आपको हम यहाँ बताएंगे कि क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा है इस पूरे मामले में। अब से पहले भी हमने देखा था कि जो ATS है उसने कई लोगों को गिरफ्तार किया था और अब जो आज की अगर बात की जाए इस पूरे मामले में एक और बड़ी खबर, रायबरेली फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में कई बड़ा अपडेट यही कि ATS की टीम और पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यहाँ पर आपको बता दें, ये जो आरोपी हैं बताया जा रहा है कि वो गैर जनपद के हैं, यानी इस जनपद से नहीं हैं और इसके साथ साथ लगातार कोशिश की जा रही है ATS जो अन्य लोग जो कि इस गिरोह से जुड़े हुए हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है। 4 लोगों को पहले ही पुलिस जेल भेज चुकी है, लेकिन इस पे जो बड़ी कार्रवाई की जा रही है और माना यही जा रहा है कि इस गिरोह के जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से और भी जो दूसरे इलाके हैं उन तक। तो यहाँ पर ATS की टीम की अगर बात की जाए और साथ ही साथ पुलिस ने फिलहाल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और लगातार ये जो हम आपको इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि कैसे जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हैं उसके चलते जो अन्य 2 लोग थे जो कि एक CHC सेंटर चलाते थे उनको जाहिर तौर पर गिरफ्तार पहले किया गया था कि आखिर किस तरीके से फर्जी तरीके से जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हैं वो बनाए गए थे। और इससे पहले जब हमने आपको बताया करीब देखा जाए तो 30-35 हज़ार से ज़्यादा जो फर्जी प्रमाण पत्र है वो भी बनाए गए थे। लेकिन इस मामले में अब जिस तरीके से ATS जो है वो कार्रवाई कर रही है और देखना यही होगा कि किस तरीके से और भी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। फिलहाल 6 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, कोशिश की जाएगी कि उनसे और जो जानकारी है वो निकलवाई जा सके। रामेंद्र हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, क्या ताज़ा जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, रायबरेली के सलोन में विधायक ने मुख्यमंत्री से जांच की मांग की थी और कहा था कि यहाँ लगातार ऐसे लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। उसके बाद जांच शुरू हुई तो 20,000 के आसपास प्रमाण पत्र केवल सलोन में बने थे। रायबरेली के एक मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, वहां हुए थे। लेकिन आज कुशीनगर से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें CHC के लोग शामिल हैं और जो वो चलाते हैं, सेंटर चलाते हैं, वो शामिल है। तो अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी ATS ने की, उसमें गोरखपुर, रायबरेली, कुशीनगर समेत 2-3 जनपद और शामिल है। तो 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये मामला बड़ा है क्योंकि लगातार जो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी आ रहे हैं उनको जिस तरीके से जन्म निवास प्रमाण पत्र बना के दिया जा रहा, तो एक इस्टेब्लिशमेंट उनको यहाँ मिल रहा है जिससे दिक्कतें आने वाले समय में डेमोग्राफिक चेंजेस हो सकते हैं और तमाम और भी दिक्कतें हैं। जी 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 बिल्कुल। रामेंद्र, क्या माना जाए और कितने जिलों में ये जो गिरोह है इसके तार फैले हुए हैं? देखिए, ये
काफी लंबा चलेगा। हमें लगता है कि कई ऐसे, आप अगर नेपाल बॉर्डर के हिस्से को देखते हो तो वहां पर ये गिरोह ज्यादा सक्रिय, कुशीनगर, गोरखपुर, अभी ये जैसे जैसे खुलता जाएगा तो पूरा नेपाल बॉर्डर का जो हिस्सा है उसमें ये चिन्हित होंगे और ये बड़ी संख्या में मिलेंगे आपको मुकुल। जी बिल्कुल रामेंद्र, लेकिन अब कहीं ना कहीं सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। करीब 10 लोग जो हैं अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और भी जो गिरफ्तारी की संभावना अब की जाए। देखिए ये तार अब खुल रहे हैं। अब अगर 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई यानी नेटवर्क पुलिस की निगाह में आ गया और उस पर काम शुरू हो गया है, तो आने वाले समय में वो पूरा नेटवर्क ध्वस्त होगा और ऐसे तमाम अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी आईडी दे रखी थी, उनको जैसे सलोन मामले में वीडियो को जेल भेजा गया है, अभी तमाम ऐसे अधिकारी मिलेंगे जिनकी आईडी पर काम हुआ है और उनको भी जेल भेज जाना पड़ेगा, पुलिस को भेजेगी। तो अभी ये तो थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन पूरा नेटवर्क ध्वस्त होगा और नेपाल के तराई हिस्से में जबरदस्त काम हुआ है। अभी धीरे धीरे करके चीजें खुल रही है मुकुल। जी रामेंद्र, लेकिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्या उनके बारे में कोई जानकारी हासिल हो पाई है? कौन से जिले के रहने वाले हैं और क्या कुछ सामान इन लोगों से बरामद किया गया है? नहीं, इन लोगों से कार्ड बरामद किए गए हैं, वीसा कार्ड बरामद किए गए, मोबाइल बरामद किया गया, कंप्यूटर बरामद किए गए हैं जो जिस पे इन्होंने जारी किया था। तो गोरखपुर है, कुशीनगर है और रायबरेली है और इस तरह करके 3-4 जनपदों से 10 लोगों को भी गिरफ्तारी की गई, कई चीजें बरामद की गई हैं। तो धीरे धीरे करके नेक्सस बड़ा है और ये संख्या, बड़ी संख्या में निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र यहाँ जारी किए गए हैं, तो उसका नुकसान हो रहा है। देखिए एटीएस केरला से 2 लोगों को जिन्होंने पकड़ा था वो आए थे सलोन की, भाई इनका निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना, ये तो बाहर दूसरे देश के रहने वाले हैं। तो उस घटना का खुलासा हुआ, फिर वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की, तो धीरे धीरे करके जांच आगे बढ़ी। अभी तक लोगों को लग रहा था कि ये करते रहेंगे और जिन लोगों ने ये काम किया उनकी करोड़ों की हैसियत है, उन्होंने बहुत पैसा कमाया इस मामले में। तो ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरा नेक्सस टूटेगा आने वाले समय, क्योंकि जी बिल्कुल उम्मीद यही कि जल्द से जल्द पूरा जो गिरोह है उसका भांडाफोड़ होगा। फिलहाल 6 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र आपका इस तमाम अपडेट के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, एटीएस जो है लगातार गिरफ्तारियां कर रही है और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि और भी जो ज़िले हैं उसमें माना जा रहा है कि पूरा नेटवर्क फैला हुआ है और कोशिश यही कि जल्द से जल्द इस नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।